हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। चलिए फ्रेंड्स, आज क्लास को शुरू करते हैं। आज क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी आपके एग्जाम की दृष्टि से और आप सभी के एग्जामों को ध्यान में रखते हुए आज क्लास में हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए। प्रश्न इतने महत्वपूर्ण रहने वाले हैं कि आपके कई कॉन्सेप्ट तो यहाँ से क्लियर होंगे ही, साथ ही आज की क्लास से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलने वाला है। बस आप धैर्य से क्लास को अंत तक देखते चलिए। और जो पिछली क्लास में बच्चों के एक आध क्वेश्चन में डाउट्स रह गए थे, वे भी हम आज की क्लास में क्लियर कराते हुए चलेंगे, जिससे क्लास और भी महत्वपूर्ण यहाँ से बन जाए। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, वैसी पेशियां जो नितंब का मांसल भाग बनाती है तथा फीमर से जुड़कर नितंब जोड़ का फैलाव करती है, वे कहलाती है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। टीजीटी 2004 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और तब अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वैसी पेशियां जो नितंब का मांसल भाग बनाती है तथा फीमर से जुड़कर नितंब जोड़ का फैलाव करती है, वे कहलाती है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, ग्लूटियल कहलाती है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ऐसी पेशियां जो नितंब का मांसल भाग बनाती है तथा फीमर से जुड़कर नितंब जोड़ का फैलाव करती है, ग्लूटियल पेशियां कहलाती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ग्लूटियल पेशियां 3 प्रकार की होती है। ये क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण बन जाता है कि ग्लूटियल पेशियां कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। तो इसके तीनों प्रकार यहाँ पर दिए गए। पहला यहाँ पर दिया गया है ग्लूटियस मैक्सिमस पेशी। इसका उद्गम इलियम के लेटरल सतह और सीकम से होता है। ये नितंब के जोड़ को फैलाती है तथा जब टांगे स्थिर रहती है तो यह धड़ को फैलाती है। दूसरा यहाँ पर दिए गए ग्लूटियस मीडियस पेशी। इसका उद्गम भी इलियम से के लेटरल सतह से तथा निवेशन फीमर के ग्रेटर ट्रोकेंटर पर होता है। यह नितंब के जोड़ को फैलाती है तथा फीमर का पार्श्व घुमाव तथा अपवर्तन करती है। ग्लूटियस पेशी। इसका उद्गम भी इलियम के लेटरल सतह से जबकि निवेशन फीमर के ग्रेटर ट्रोंकेटर पर होता है। यह भी नितंब को फैलाने तथा फीमर के पार्श्व घुमाव एवं अपवर्तन के लिए जिम्मेदार पेशी है। तो यहाँ से ये महत्वपूर्ण व्याख्या बन जाती है और इससे आपका कॉन्सेप्ट भी यहाँ से क्लियर होने वाला है। बस इसे आप ध्यान से पढ़ते चलिए। जो भी इससे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है उसे साथ साथ नोट करते भी चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 2, प्रसार कार्य स्थानीय स्थितियों के आधार पर विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न तरीके से विकसित हुआ है। यह किसके द्वारा सूचित किया गया है? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। योजना आयोग, WHO, ICAR, FAO। यूजीसी नेट एग्जाम 2011 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि यह किसके द्वारा सूचित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, ये WHO के द्वारा सूचित किया गया है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रसार कार्य स्थानीय स्थितियों के आधार पर विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न तरीके से विकसित हुआ है। यह कथन WHO का है। इनका मानना है कि प्रत्येक देश की परिस्थितियों एवं साधनों में भिन्नता है तथा किसी भी विचार अभिव्यक्ति का प्रसार अलग अलग माध्यमों से किया जा सकता है, जो कि वहाँ की स्थितियों को सही तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। WHO का मत है कि जब प्रसार में इसका ध्यान रखा जाएगा तो बढ़िया परिणाम निकलेगा। तो ये जो कथन दिया गया है वो WHO के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते हैं चलिए। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है WHO। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 3, आज शिक्षा प्रदान करने का सबसे प्रभावशाली साधन है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, रेडियो, पोस्टर, दूरदर्शन या नाटक। पीजीटी 2006 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि आज शिक्षा प्रदान करने का सबसे प्रभावशाली साधन है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए, 4 ऑप्शनों में जो हमारा बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा वह है यहाँ पर दूरदर्शन। तो दूरदर्शन आज शिक्षा प्रदान करने का सबसे प्रभावशाली साधन है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 4, बेसिक शिक्षा प्रणाली किसने शुरू की थी? महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताना है कि बेसिक शिक्षा प्रणाली किसने शुरू की थी। ऑप्शन यहाँ पर देंगे, ताराबाई मोदक, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहनदास करमचंद गांधी या गीजूभाई बधेका। RPSC स्कूल लेक्चरर 2013 और उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2015 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बेसिक शिक्षा प्रणाली ये शुरू की गई थी मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। बेसिक शिक्षण प्रणाली मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा शुरू की गई थी, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बेसिक शिक्षण बुनियादी शिक्षा का तात्पर्य उस शिक्षा प्रणाली से है जिसमें विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्पों का प्रशिक्षण प्रदान करते हुए बालकों का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास करता है और शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पर बेसिक शिक्षण को बुनियादी शिक्षा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो किसके द्वारा ये शुरू की गई थी? तो मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। तो इसे भी आप ध्यान से पढ़ते हैं चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 5, प्रदर्शनी किस संपर्क के लिए प्रयोग की जाती है?
ऑप्शन यहाँ पर दिए गए सामूहिक संपर्क, व्यक्तिगत संपर्क, जन सामुदायिक संपर्क या उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2015 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रदर्शनी किस संपर्क के लिए प्रयोग की जाती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, जन सामुदायिक संपर्क के लिए प्रयोग की जाती है प्रदर्शनी। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 6, पोस्टर होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए दृश्य श्रव्य साधन, दृश्य साधन, श्रव्य साधन या उपरोक्त सभी। पीजीटी 2005 और जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2012-13 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि पोस्टर होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, दृश्य साधन। पोस्टर दृश्य साधन होते हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रामीण विकास और नियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला पायलट प्रोजेक्ट था। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए सामुदायिक विकास प्रोजेक्ट, इटावा प्रोजेक्ट, गहन कृषि विकास प्रोजेक्ट या राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रोजेक्ट। यूजीसी नेट एग्जाम 2008 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे लगाते हुए चलिए। आपको बताना है कि ग्रामीण विकास और नियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला पायलट प्रोजेक्ट था। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, इटावा प्रोजेक्ट। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। इटावा प्रोजेक्ट यह योजना एक अमेरिकन आर्किटेक्ट अल्बर्ट मेयर द्वारा 1948 में लागू की गई है। जिसका उद्देश्य उत्पादन में सुधार, सामाजिक सुधार, शिक्षा प्रदान करना, आत्मविश्वास एवं सहयोग आदि थे। आरंभ में इसमें 64 गांव सम्मिलित किए गए थे। बाद में यह संख्या बढ़ाकर 98 हो गई। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते चले। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है इटावा प्रोजेक्ट। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 8, गंधक रंजक उपयुक्त होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए नाइलॉन के लिए, सूती के लिए, ऊनी के लिए या रेशम के लिए। उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2015 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि गंधक रंजक उपयुक्त होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, सूती के लिए। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। गंधक रंजक सूती वस्त्र के लिए उपयुक्त होते हैं, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। सल्फर की उपस्थिति के कारण इन्हें सल्फर रंग कहते हैं। यह पानी में अघुलनशील होते हैं। फलतः इन्हें घोलने के लिए क्षारीय अवकारक प्रतिक्रमक का उपयोग करना पड़ता है। इससे रंग रेशों के भीतर तक प्रवेश कर जाते हैं। सूती, लिनन, रेयॉन तथा जूट आदि के रेशों से बने वस्त्रों को रंगने के लिए ये रंग उपयुक्त होते हैं। ये रंग धुलाई के प्रति पक्के होते हैं, परंतु ब्लीच एवं अत्यधिक प्रकाश के संपर्क में आकर रंग फीके पड़ जाते हैं। सल्फर रंग महंगे होते हैं। तो इस व्याख्या को भी आप इंपॉर्टेंट लगाते चलिए और इसे ध्यान से यहाँ से पढ़ते हुए चलिए, क्योंकि कई क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 9, यूनियन रंग इसे रंगने की विधि है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए वस्त्र, तैयार कपड़ा, तंतु या रेशा। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2009 और 15 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि यूनियन रंग इसे रंगने की विधि है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, तंतु। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। रंजक या डाई रंगों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। इनसे ताप तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा वस्त्रों की रंगाई की जाती है। यूनियन रंगाई तंतु को रंगने की विधि है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो इसे भी आप ध्यान से देखते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्पर्स्ड डाई है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, एसीटेट डाइज, एजोइक डाइज, पिगमेंट कलर्स या रेसिस्ट डाइज। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2013-14 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि डिस्पर्स्ड डाई है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, एसीटेट डाइज। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 11, नमी युक्त वस्त्रों पर लग जाती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, फफूंदी, खमीर, कीड़ी या इनमें से कोई नहीं। टीजीटी 2004 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि नमी युक्त वस्त्रों पर लग जाती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, नमी युक्त वस्त्रों पर फफूंदी लग जाती है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर आपको अभिकथन और यहाँ पर कारण दिया गया है। इसे आपको ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है। सही उत्तर दीजिए, कूट से चुनिए। यानी कि सही उत्तर दिए गए कूट से आपको यहाँ पर चुनना है। अभिकथन, काटने से पहले कपड़े पर ड्राफ्टिंग का लेआउट कपड़े को बचाने में मदद करता है। कारण यहाँ पर दिया गया है, काटने से पहले ड्राफ्टिंग दोष रहित उत्तम परिधान बनाने में मदद करता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, ए सही है परंतु आर गलत है, आर सही है परंतु ए गलत है। दोनों ए तथा आर सही है, दोनों ए तथा आर गलत है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा।
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ए तथा आर दोनों ही यहाँ पर सही है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर अभिकथन और कारण दोनों ही यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, सिलाई मशीन के धागे का बार बार टूटने का एक कारण है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे सुई दंड ऊंचा होना, मशीन में अधिक तेल, बॉबिन केस में ज़्यादा तनाव होना या वातावरण में कम उमस होना। आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर सिलाई मशीन के धागे का बार बार टूटने का एक कारण कौन सा होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, बॉबिन केस में ज़्यादा तनाव होना। यही सिलाई मशीन के धागे का बार बार टूटने का एक कारण है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो बच्चे क्लास में पहली बार आए हुए क्लास में लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि समय पर आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन यहाँ से मिलते रहे। कपड़े बनाने की ड्रेपिंग विधि में वस्त्र बनाने के लिए का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए जीवित व्यक्ति, वास्तविक आकार की डमी, चपटे नमूने, केवल मानक नमूने। असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता एग्जाम 2014-15 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कपड़े बनाने की ड्रेपिंग विधि में वस्त्र बनाने के लिए का प्रयोग करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, वास्तविक आकार की डमी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, संपत्ति को बेटे को सौंपा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए पितृवंशीय परिवार, नवनिवासीय परिवार, मातृवंशीय परिवार या बाल्यवंशीय परिवार। आपको यहाँ पर बताना है कि अगर संपत्ति बेटे को सौंपा जाता है तो ये कौन सा परिवार होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो पितृवंशीय परिवार यहाँ पर होगा। पितृवंशीय परिवार में संपत्ति बेटे को सौंपा जाता है, तो यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 16, परिवार का स्वरूप आजकल तेजी से बदल रहा है, यह किसका प्रभाव है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए उच्च शिक्षा, व्यक्तिवादिता, औद्योगिकरण या उपरोक्त में से सभी। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। पीजीटी 2003 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर पीजीटी 2003 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, व्यक्तिवादिता। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 17, समय प्रबंधन का लाभ है। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। पहला ऑप्शन यहाँ पर देंगे, आराम एवं मनोरंजन हेतु विश्राम का समय उपलब्ध होता है, पीक वर्कलोड यानी कि अत्यधिक कार्यभार से बचा जा सकता है, या आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है, या सभी विकल्प सही है। हरियाणा पीजीटी 2020 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। समय प्रबंधन का लाभ आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, सभी विकल्प यहाँ पर सही है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। समय प्रबंधन के लाभ में सभी विकल्प सही है। समय प्रबंधन में पहला ऑप्शन यहाँ पर देगा, आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है। दूसरा यहाँ पर देगा, आराम एवं मनोरंजन हेतु विश्राम का समय उपलब्ध होता है। तीसरा यहाँ पर देगा, पीक वर्कलोड यानी कि अत्यधिक कार्यभार से बचा जा सकता है। कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्यों को करते हुए लक्ष्यों तक पहुंचना समय व्यवस्थापन कहलाता है। समय एक सीमित साधन है। इसी सीमित समय व्यवस्थापन में व्यक्ति को अपने समस्त कार्यों को करना होता है। समय व्यवस्थापन करते हुए कार्य की आवश्यकता को देखते हुए उसे प्राथमिकता दे दी जाती है। जो कार्य ज़्यादा जरूरी है उसे पहले तथा जो कार्य कम समय का है उसे बाद में किया जाता है। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 18, अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे, पाचन, आधार्य चयापचय, आहारिकी या आत्म साक्षात्करण। पीजीटी 2009 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आपको तब अपना आंसर यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण कहलाता है आधार्य चयापचय। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 19, बच्चों में शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे, व्यायाम, निद्रा, पोषण या स्वच्छता। पीजीटी 2005 में क्वेश्चन ये पूछा गया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताना है कि बच्चों के शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, पोषण महत्वपूर्ण कारक है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, पोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे, उत्तक अखंडता, प्रतिजैवी निर्माण, फेगोसाइटिक क्रिया या उक्त सभी। डीएसएसबी पीजीटी 2018 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए।
आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही, उक्त सभी यहाँ पर सही है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है, जिसमें प्रतिजैवी निर्माण, फेगोसाइटिक क्रिया, ऊतक अखंडता आदि प्रमुख है, अथवा कोई तत्व आवश्यकता से अधिक या कम मिलते हैं। इस कारण मनुष्य की शारीरिक वृद्धि, समुचित विकास तथा कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यह मुख्यतः समाज के निम्न वर्गों में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है वह यहाँ पर उक्त सभी। तो यहाँ पर आपको कुपोषण आपको यहाँ पर करना है कि कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है। तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए ऊर्जा, प्रोटीन कुपोषण, विटामिन सी की कमी, कैल्शियम की कमी या फॉस्फोरस की कमी। टीजीटी राजस्थान में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी कौन सी होगी। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से ऊर्जा, प्रोटीन कुपोषण। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी ऊर्जा को प्रोटीन कुपोषण है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक न मिलना ही कुपोषण कहलाता है। कुपोषण के कारण बच्चों तथा महिलाओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे वे आसानी से कई बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। कुपोषण से पीड़ित व्यक्ति को प्रोटीन तथा ऊर्जा युक्त संतुलित आहार लेने की सलाह दी जाती है। तो किसकी सलाह दी जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा गया है, और उस व्याख्या को आप ध्यान से पढ़ते चलिए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कुपोषण से यहाँ पर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान से आप इस व्याख्या को भी पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, खाली स्थान। भोजन में प्रोटीन और कैलोरी गंभीर कमी के कारण होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए मेरास्मस, घेंगा, स्कर्वी या बेरी बेरी। टीजीटी 2019 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि भोजन में प्रोटीन और कैलोरी गंभीर कमी के कारण होता है, तो कौन सा रोग होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, मेरास्मस होता है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मरास्मस भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की गंभीर कमी के कारण होता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। यह रोग अधिकांशतः निर्धन वर्ग के बच्चों में होता है, जिसके आहार में न केवल प्रोटीन की ही कमी होती है, अपितु ऊर्जा का भी अभाव रहता है। यह रोग उस परिस्थिति में भी हो जाता है जब माँ जल्दी गर्भधारण करती है और 2 बच्चों में 3 साल का अंतराल नहीं रखा जाता है। जल्दी गर्भधारण की दशा में माँ शिशु का स्तनपान करना छुड़ा देती है, परंतु उसके पोषण के लिए पर्याप्त मात्रा में दूध, अनाज, दाल, फल, सब्जी आदि नहीं खिला पाती है। ऐसी परिस्थिति में बालक को प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण रोग हो जाता है। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते चले। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है मरास्मस। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, ICMR NIN 2020 RDA सारणी के अनुसार प्रति 2000 किलो कैलोरी पर फाइबर की प्रतिदिन की कितनी मात्रा निश्चित की गई है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इन्हें आप ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। यूपी टीजीटी 2021 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन में जो आयोग के द्वारा यहाँ पर सही ऑप्शन माना गया है, तो वो पहला ऑप्शन यहाँ पर माना गया है, लेकिन यहाँ पर जो आधारित इसकी यहाँ पर मात्रा निश्चित की गई वो यहाँ पर चौथा ऑप्शन यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर आयोग के द्वारा पहला ऑप्शन यहाँ पर माना गया है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ICMR NIN 2020 RDA सारणी के अनुसार प्रति 2000 किलो कैलोरी पर फाइबर की प्रतिदिन की मात्रा 40 ग्राम निश्चित की गई है, लेकिन आयोग के द्वारा इसका उत्तर 30 ग्राम माना गया है। तो यहाँ पर जो आयोग के द्वारा माना गया है वो पहला ऑप्शन माना गया है 30 ग्राम। वैसे निश्चित जो यहाँ पर प्रतिदिन की फाइबर की मात्रा मानी गई है वो यहाँ पर चौथा ऑप्शन यहाँ पर होगा। तो आगे अगर ये क्वेश्चन भविष्य में आता है तो आयोग के द्वारा कौन सा ऑप्शन सही माना जाता है वो तो आयोग के ऊपर ही यहाँ पर बात रहने वाली। फिर भी मैंने आपको यहाँ पर दोनों ये ऑप्शन यहाँ पर आपको बता दिए, तो जो भी आपको ऑप्शन यहाँ पर सही लगे वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो अगर यहाँ पर निश्चित मात्रा तो यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ पर 40 ग्राम होगा और आयोग के द्वारा यहाँ पर 30 ग्राम माना गया है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, शरीर में पोषक तत्व की कमी व अधिकता से अभिप्राय है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे बीमारी, अधिक पोषण, कुपोषण या न्यून पोषण। उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो शरीर में पोषक तत्वों की कमी व अधिकता से अभिप्राय है कुपोषण। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही
होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है कुपोषण की दशा में, रक्ताल्पता में, मोटापे की दशा में या उच्च रक्तचाप में। जैसी प्रवक्ता एग्जाम 2013-14 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लगाते चलिए। तो उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है कुपोषण की दशा में, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कुपोषण से अलग अलग तरीके से कई बार क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे गए, तो इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर लगाते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 26, जब बच्चों की वृद्धि तीव्रता से बाधित हो, उसके शरीर पर कम उपचर्म में वसा और मांसपेशियां होती है, ऐसी स्थिति को कहते हैं स्कर्वी, सूखा रोग, बेरीबेरी या क्वार्सियोरकर। असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता एग्जाम 2014-15 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जब बच्चों में वृद्धि तीव्रता से बाधित हो, उसके शरीर पर कम उपचर्म में वसा और मांसपेशियां होती है, ऐसी स्थिति को कहते हैं, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं सूखा रोग। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 27, संतुलित आहार का अर्थ है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, ऐसा आहार जिसमें सभी पौष्टिक तत्व सम्मिलित हो। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ऐसा आहार जिसमें केवल फल और सब्जियां हो। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व सही मात्रा में सम्मिलित हो, या तरल आहार। संतुलित आहार का यहाँ पर अर्थ है, तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व सही मात्रा में सम्मिलित हो, तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 28, पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले में BMR खालिस्तान होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, एक समान, कम, अधिक या कोई नहीं। DSSB PGT 2018 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताना है कि पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले BMR होता है, तो कैसा होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, अधिक होता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, वसा या प्रोटीन्स। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो, कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप कार्बोहाइड्रेट्स है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। शक्तिवर्धक पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट्स का स्थान प्रमुख है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। इनकी रासायनिक रचना की विशेषता यह है कि इनमें हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या ऑक्सीजन के परमाणुओं की अपेक्षा प्राय दोगुनी होती है। कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य यहाँ पर दिए गए, जिसमें पहला कार्य यहाँ पर दिया गया है, शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने के लिए शर्करा का मुख्य स्रोत है। वहीं दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ग्लूकोज तंत्र का पोषण करता है। वही तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, यह शरीर के ताप को स्थिर रखता है। चौथा यहाँ पर दिया गया है, यह भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। पांचवा पॉइंट यहाँ पर दिया गया, यह दहन में पाइरुविक अम्ल पैदा करता है, जो वसा के पाचन में सहायक होता है। तो इस व्याख्या को भी आप इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलिए और ध्यान से इसे पढ़ते हुए चलिए, क्योंकि यहाँ से भी कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 30, ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, जूल, कैलोरी, किलो कैलोरी या किलो जूल। UPTGT 2021 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, जूल, ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई जूल है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। जूल अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत ऊर्जा या कार्य की उत्पन्न इकाई है। 1 जूल 1 न्यूटन बल को बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लगाने में, या फिर 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध के 1 सेकंड तक गुजारने में वे हुई ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होता है। तो इस प्रकार पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, जूल। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते हैं चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम आपके लिए वही क्वेश्चन लेकर आते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज़्यादातर एग्जामिनर क्या करते हैं, जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए ज़्यादातर उन्हीं एग्जामिनर एग्जाम में उठाते हैं और ज़्यादातर वही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आते हैं वे किसी न किसी एग्जाम में यहाँ से पूछे गए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारी क्लासेस से आपको काफ़ी फायदा यहाँ से होने वाला है।
जो बच्चे लगातार हमारी क्लासेस देख रहे हैं उन्हें काफ़ी फायदा यहाँ से हो भी रहा होगा। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, केंद्रीय नाड़ी संस्थान के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन यहाँ पर दिए खनिज लवण, ग्लूकोज, विटामिन या वसा। जीआईसी एग्जाम 2021 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो केंद्रीय नाड़ी संस्थान के लिए ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह है यहाँ पर ग्लूकोज। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। केंद्रीय नाड़ी संस्थान के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत ग्लूकोज है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ग्लूकोज शर्करा की सबसे सरलतम इकाई है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाता है, इसे भी आप ध्यान से पढ़ते चलिए। इसे डेक्सट्रोज, रक्त की शर्करा या अंगूर शर्करा भी कहते हैं। ये तीनों ही क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे गए। इसे डेक्सट्रोज कहा जाता है, रक्त की शर्करा कहा जाता है और अंगूर की शर्करा भी कहा जाता है। यह प्रकृति में व्यापक रूप से विद्यमान रहता है। अंगूर में इसकी मात्रा बहुत अधिक होती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 80 mg प्रति 100 ml होती है। इसके अतिरिक्त यह प्याज, आलू, शकरकंदी आदि जड़ व कंद वाली साग सब्जियों में भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहता है। शहद में ग्लूकोज की मात्रा 30 से 40% तक होती है। मीठी सब्जियों एवं फलों में 2 से 6% तक ग्लूकोज उपस्थित रहता है। तो यह शहद में ग्लूकोज की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। तो 30 से 40% होती है। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 80 mg प्रति 100 ml होती है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, इसे भी आप इंपॉर्टेंट लगाते चलिए। तो एक ही क्वेश्चन से आपके 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे गए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, विरामावस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा है। ऑप्शन यहाँ पर देगा आधारभूत, उपापचय, कैलोरीमेट्री, कैलोरी या जूल। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। टीजीटी 2019 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि विरामावस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा आधारभूत, उपापचय। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 33, पौधों का प्रमुख भंडारण पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च, वसा, शक्कर या कार्बोहाइड्रेट। टीजीटी 2019 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें पौधों का प्रमुख भंडारण पॉलीसेकेराइड है, यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही होगा स्टार्च। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 34, खमीरीकरण बढ़ाती है पाचनशीलता, कुल प्रोटीन, कैल्शियम या विटामिन ए। टीजीटी 2013 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि खमीरीकरण बढ़ाती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो खमीरीकरण बढ़ाती है पाचनशीलता। यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 35, शाकाहारी आहार में सामान्यतः कमी होती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए संतृप्त वसीय अम्ल की, विटामिन सी की, रेशे की या असंतृप्त वसीय अम्ल की। यूपीएलटी 2018 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताने कि शाकाहारी आहार में सामान्यतः कमी होती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा संतृप्त वसीय अम्ल की कमी होती है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 36, सेरीकल्चर निम्न बनाने की ऊन, रेशम, क्वायर या रेयन। यूजीसी नेट एग्जाम 2004 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि यहाँ पर रेशम से संबंधित कितने क्वेश्चन एग्जाम में अलग अलग तरीके से यहाँ पर पूछे गए हैं। तो आपको बताना कि सेरीकल्चर निम्न बनाने की। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा रेशम। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 37, रेशम के निर्माण की विधि व उसके अध्ययन को कहते हैं एरीकल्चर, कॉलोनी कल्चर, पीसी कल्चर या सेरीकल्चर। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2012-13 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि रेशम के निर्माण व विधि व उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा सेरीकल्चर कहते हैं। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। रेशम के कीड़ों को सबसे बड़े पैमाने पर पालने तथा व्यवस्थापन को कहते हैं सेरीकल्चर, पीसी कल्चर, एपीकल्चर या उपरोक्त में से कोई नहीं। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2009-15 और यहाँ पर यूपीएलटी जुलाई 2018 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि रेशम के कीड़ों को सबसे बड़े पैमाने पर पालने तथा व्यवस्थापन को कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा सेरीकल्चर। और आप यहाँ पर देख सकते हैं सेरीकल्चर से अलग अलग तरीके से कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसे आप इंपोर्टेंट यहाँ पर लगाते चलिए। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में।
सेरीकल्चर रेशम उत्पादन या कीट रेशम पालन की प्रक्रिया है जिसमें रेशम के कीड़े को पाला जाता है। रेशम के कीड़े का जीवन काल मात्र 2 माह का होता है। इसी अल्पावधि में 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ये अवस्था यहाँ पर निम्न है: अंडा, लार्वा, प्यूपा और कीड़ा। ये अवस्थाएं भी यहाँ से इंपॉर्टेंट लगाते चले क्योंकि एग्जाम में यहाँ से पूछी जा चुके हैं। और रेशम का कीट किस पेड़ पर पाला जाता है, ये भी क्वेश्चन अलग अलग तरीके से यहाँ से एग्जाम में पूछा गया है। तो शहतूत के पेड़ पर यहाँ पर पाला जाता है और सेरीकल्चर इसके उत्पादन को कहा जाता है। और आप यहाँ पर देख ही रहे कि एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर कर कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, रेशम की खेती या उत्पादन को कहते हैं सिल्वीकल्चर, पिस्सीकल्चर, सेरीकल्चर या उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तराखंड असिस्टेंट प्रवक्ता एग्जाम यहाँ पर 2015 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, सेरीकल्चर। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 40, दुकानों की श्रृंखला जो एक रेशे में क्षैतिज रूप से पिरोई जाती है खाली स्थान कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए ताना, बद्दी, तह या बाना। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो दुकानों की श्रृंखला जो एक रेशे में क्षैतिज रूप से पिरोई जाती है वह बाना कहलाती है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तुकमों की श्रृंखला एक रेशे में क्षैतिज रूप से पिरोई जाती है, बाना कहलाती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। वेफ्ट यानी कि बाना। निटिंग की रचना विधि हाथ से सिलाइयों पर की गई बुनाई की तरह ही है। इसमें केवल एक ही धागे का प्रयोग किया जाता है। धागा क्षैतिज दिशा में बुने हुए भाग के आर पार आता जाता है। इस बुनाई विधि बाने के धागे के समान ही दाईं से बाईं तथा बाईं से दाईं और कपड़े के अनुप्रस्थ रेखा के साथ चलता है। तो जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है वह है यहाँ पर बाना। तो इसे भी आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 41, धागे जो सेल्वेज के संपर्क में रखे जाते हैं उन्हें खाली स्थान कहते हैं। ताना, उत्सुदा, बाना या कटा। टीजीटी उत्तराखंड 2004 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताने की कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। धागे जो सेल्वेज के संपर्क में रखे जाते हैं उन्हें ताना कहते हैं। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ताना बाना से ही वस्त्रों की बुनाई होता है। सभी प्रकार के वस्त्रों के दोनों ओर आधा इंच पौना इंच किनारी रहती है। यह किनारी वस्त्र की समस्त जमीन में कुछ अलग ही प्रकार की होती है। इसी किनारी को सेल्वेज कहते हैं। सेल्वेज से वस्त्र दोनों ओर से स्थिरता से बंधा रहता है तथा धागे छटकने नहीं पाते हैं। वस्त्र में मजबूती होती है। तो यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट व्याख्या आप पढ़ते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ पर अभिकथन और कारण यहाँ पर दिए गए से आपको ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है। अभिकथन यहाँ पर दिया गया, निर्णय लेने या समस्या समाधान की तुलना में गृह प्रबंध सर्वसमावेशी अवधारणा नहीं है। कारण यहाँ पर दिया गया, गृह प्रबंध किए कार्यकारिता की संपूर्णता पर विचार नहीं करता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया ए मिथ्या है परंतु आर सत्य है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया ए सत्य है परंतु आर मिथ्या है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर पूरा स्पष्टीकरण नहीं है। और चौथा ऑप्शन यहाँ पर देगा ए और आर दोनों ही यहाँ पर मिथ्या है। यूजीसी नेट एग्जाम 2012 में यहाँ से क्वेश्चन यह पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, ए और आर दोनों ही यहाँ पर मिथ्या है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 43, किसने निर्णय प्रक्रिया के निम्न सोपान सुझाए। समस्या क्या है, विकल्प है, कौन सा विकल्प उत्तम है। यहाँ पर आपको बताने की किसके द्वारा सुझाए गए सोपान है। ऑप्शन यहाँ पर दे कुंटज और लुइस ए एलन, ओपनहीम, जॉन ड्यूई या ग्रोस एवं क्रेंडल। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2013-14 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि किसने निर्णय प्रक्रिया के निम्न सोपान सुझाए हैं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा, जॉन ड्यूई के द्वारा ये यहाँ पर निम्न सोपान सुझाए गए हैं। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा लक्ष्य का प्रकार नहीं है। यहाँ पर नहीं दिया गया, इसे आपको ध्यान से पढ़ते ही चलना है। ऑप्शन यहाँ पर दे लघुकालीन लक्ष्य, दीर्घकालिक लक्ष्य, सार्वभौमिक लक्ष्य या मध्यवर्ती लक्ष्य। पीजीटी 2013 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा लक्ष्य का प्रकार नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, सार्वभौमिक लक्ष्य। ये लक्ष्य का प्रकार नहीं है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है।
आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, परिवार का एक कार्य है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, दहेज प्राप्त करना, प्रभुत्व के माध्यम से मजबूत बनना, अपने जीवन साथी के परिवार का नाम एवं स्तर प्राप्त करना, या अपने सदस्यों की सभी मांगों को पूरी करना। असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता एग्जाम 2014-15 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताने की परिवार का कार्य है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, अपने सदस्यों की सभी मांगों को पूरी करना। यही परिवार का यहाँ पर एक कार्य है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। समाज की बुनियादी इकाई परिवार है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। परिवार व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो विवाह, रक्त अथवा गोद आदि के सूत्रों से आबद्ध है। वे एक ग्रह का निर्माण कर पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन के रूप में पारस्परिक प्रतिक्रिया एवं विचारों का आदान प्रदान करते हुए अपनी संबंधित सामाजिक भूमिका का निर्वाह कर सामान्य संस्कृति का सर्जन करते हैं। परिवार की आवश्यकता व मान्यता की सार्वभौमिकता को स्वीकार करते हुए यह तथ्य मानने में किसी को आपत्ति नहीं होगी कि परिवार मानव जीवन और समाज की आंतरिक आवश्यकता है। यह प्राकृतिक नियमों पर आधारित है तथा प्रत्येक सभ्यता द्वारा अनुमोदित एवं पोषित है। यह देश के विधान द्वारा स्वीकृत है। तो यहाँ पर इस व्याख्या को आप ध्यान से पढ़ते चलिए, यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने वाले, क्योंकि परिवार से लगातार कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से कौन सा व्यवस्थापन का चरण नहीं है। यहाँ पर भी नहीं पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और इन्हें नहीं देखना भूल जाते हैं जल्दीबाजी में, जिससे क्या होता है उनका आता हुआ क्वेश्चन भी यहाँ पर गलत हो जाता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते चलना है जिनमें नहीं यहाँ पर दिया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा व्यवस्थापन का चरण नहीं है। नियंत्रण, योजना, कार्यात्मक या मूल्यांकन। उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर यह व्यवस्थापन का चरण नहीं है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। योजना बनाना, नियंत्रण करना, मूल्यांकन करना, ये तीनों व्यवस्थापन के चरण है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। जबकि कार्यात्मक व्यवस्थापन का चरण नहीं है, तो जो यहाँ पर नहीं है वह है यहाँ पर कार्यात्मक। ग्रॉस एवं क्रेंडल के अनुसार गृह प्रबंध निर्णयों की ऐसी श्रृंखला है जो पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पारिवारिक साधनों के प्रयोग की प्रक्रिया बताता है। इस प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं, जिसमें नियोजन करना या आयोजन करना, नियंत्रण करना और मूल्यांकन करना आदि शामिल है। तो इस व्याख्या को आप ध्यान से पढ़ते चलिए, यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे ही, साथ ही यहाँ से आपके कई क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए। और अगर आप हम जो आपको यहाँ पर व्याख्या कराते चल रहे क्वेश्चन को आप यहाँ पर ध्यान से देखते चल रहे, तो आपको एक ही व्याख्या से यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन तो मिल ही रहे हैं और आपके यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे। बस आप ध्यान से क्लास को देखते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, एर्गोनॉमिक्स के तत्व है। शारीरिक माप और शरीर यांत्रिक क्रियाएं, मानव कारक और मानव क्षमता, कार्य और वातावरण जनित परिस्थितियां, या उपरोक्त सभी। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2012 और 13 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। एर्गोनॉमिक्स के तत्व आपको बताने हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी। ये सभी एर्गोनॉमिक्स के तत्व है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, किस साधन की गुणवत्ता सीमाएं हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, धन, भौतिक पदार्थ, ज्ञान या ऊर्जा। पीजीटी 2006 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि किस साधन की गुणवत्ता सीमाएं हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, भौतिक पदार्थ। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। रसोई घर की सर्वश्रेष्ठ प्रकार कौन सी है। यू आकार की, एल आकार की, 1 दीवार वाली या 2 दीवार वाली। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2013 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि रसोई घर की सर्वश्रेष्ठ प्रकार कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, यू आकार की। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। यह रसोई घर अंग्रेजी के यू आकार की आकृति होता है। यह रसोई घर सबसे अधिक सफल रसोई घर माने जाते हैं। इसमें कम से कम चलने की प्रक्रिया करनी होती है। साथ ही प्रत्येक कार्य क्षेत्र को स्वतंत्र दीवार मिल जाती है। प्रसिद्ध विद्वान मोंडेल द्वारा किए गए एक शोध में भी यू आकृति की रसोई को अन्य रसोइयों से श्रेष्ठ मानी गई है। एगन के अनुसार यू आकृति सर्वाधिक उपयोगी है क्योंकि इसमें सब कुछ पास रहता है ताकि कार्य क्षेत्र से होकर आवागमन नहीं
रहता। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण इस व्याख्या को आप देखते चलिए। यहाँ से जो महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है हमारा वह यू आकृति की यहाँ पर रसोई सबसे सफल मानी जाती है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है घुमा फिरा कर। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और ये हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद हम आपको जिसमें क्वेश्चन के में आपके डाउट्स थे वो हम आपको यहाँ पर कराएंगे और उसके बाद हम आपसे अभ्यास प्रश्न यहाँ से करने वाले हैं। तो आप क्लास को अंत तक देखते चलिए। तो हमारा आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, एक खंबे पर आधारित किचन को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, स्टार आकृति किचन, तैयार किचन, आइसलैंड किचन या पृथक इकाई किचन। LT 2020 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि एक खंबे पर आधारित किचन को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो, आइसलैंड किचन कहते हैं। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। एक खंबे पर आधारित किचन को आइसलैंड किचन कहते हैं, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इसे द्वीप रसोई भी कहते हैं। यह कमरे के ठीक मध्य में एक खंबे पर कार्य केंद्र को व्यवस्थित करते हुए रसोई घर को बनाया जाता है। यह खंबा घूमने वाला होता है। इसमें व्यवस्थित कार्य केंद्र भी घूमते हैं। इसमें आवश्यकता अनुसार किसी भी केंद्र को अपनी तरफ लाया जा सकता है। यह रसोई विकलांग लोगों के लिए वरदान स्वरूप सिद्ध हुई है। इसका चालन विद्युत आधारित होता है। इससे समय एवं शक्ति दोनों की बचत होती है, परंतु महंगी होने के कारण इसकी पहुंच जन सामान्य से दूर है। तो यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है वह है यहाँ पर आइसलैंड किचन। आइए बढ़ जाते हैं अपने डाउट वाले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर जो हमारा पिछली क्लास में यहाँ पर क्वेश्चन था, यह बंगाल का बुना हुआ कपड़ा है। तो यहाँ पर जो आयोग के द्वारा ऑप्शन उठाया गया वह है यहाँ पर पैठानी, लेकिन यहाँ पर पैठानी ना होकर यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, जामदानी। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या यहाँ पर दी गई थी कि कांता बंगाल की पारंपरिक कढ़ाई है। ये तो ऑप्शन यहाँ पर सही है कि कांता बंगाल की पारंपरिक कढ़ाई। कांता से तात्पर्य है कि पैबंद लगा वस्त्र कांता मुख्यतः बंगाल की स्त्रियों द्वारा निर्मित किया जाता है। इसे फटे पुराने वस्त्रों जैसे साड़ी, धोती, चादर, टेबल क्लॉथ, पेटीकोट इत्यादि को कई तहों में व्यवस्थित करके एक नया रूप दिया जाता है। ये फटे पुराने वस्त्र अक्सर जिन्हें फेंक दिया जाता है, वहाँ की महिला अत्यंत परिश्रम करके एक नया वस्त्र बनाती है, जिसमें ओढ़ने, बिछाने, थैले बनाने, सजावट करने आदि में उपयोग होते हैं। तो यहाँ पर जो आयोग के द्वारा उठाया गया ऑप्शन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पैठानी यहाँ पर उठा, लेकिन पैठानी यहाँ पर गलत होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण और भी व्याख्या के साथ में। पैठानी साड़ियाँ, जिन्हें पैठन साड़ी भी कहा जाता है, महाराष्ट्र राज्य में पैठन शहर में बुनी जाती है। तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये महाराष्ट्र राज्य की प्रसिद्ध है। यह एक पारंपरिक और प्रसिद्ध रेशमी साड़ी है जो अपनी बेहतरीन कारीगरी और भव्य डिजाइनों के लिए जानी जाती है। उत्पत्ति यहाँ पर इसकी दी गई। पैठानी साड़ियाँ महाराष्ट्र के पैठन शहर में आती है, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। विशेषताएं भी यहाँ पर इसकी दी गई। यह साड़ियाँ शुद्ध रेशम से बुनी जाती है और अक्सर सोने और चांदी की जरी से सजाई जाती है। वहीं कला यहाँ पर अगर देखें इसकी, तो पैठानी साड़ी की बुनाई एक कलात्मक प्रक्रिया है जिसमें जटिल डिजाइनों और रंगीन धागों का उपयोग किया जाता है। महत्व इसका यहाँ पर दिया गया है। पैठनी साड़ियाँ महाराष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उन्हें विशेष अवसरों पर पहना जाता है। प्रसिद्ध ये किस लिए है? यहाँ पर पैठनी साड़ियाँ अपनी भव्यता और असाधारण कारीगरी के लिए पूरे भारत में जानी जाती है। तो जो हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर होगा वो होगा पैठानी जो साड़ियाँ है वे महाराष्ट्र की प्रसिद्ध है। आइए और भी मैं अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लेते हैं। पैठनी साड़ी एक किस्म है जिसका नाम भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद के पैठन कस्बे के नाम पर रखा गया है, जहाँ साड़ी पहली बार हाथ से बनाई गई थी। वर्तमान में महाराष्ट्र के नासिक में ये ओयला शहर पैठानी का सबसे बड़ा निर्माता है। तो आप यहाँ पर ये हम आपके लिए चित्र भी लेकर आ रहे हैं यहाँ पर पैठानी साड़ी का। तो पैठनी दुल्हन साड़ी आपको यहाँ पर दी गई है। तो इस प्रकार की साड़ी यहाँ पर होती है। आइए और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर जामदानी, तो जामदानी बंगाली जामदानी एक बढ़िया मलमल का कपड़ा है, विभिन्न पैटर्न के साथ बनाया गया, जो बांग्लादेश या नारायणगंज जिले के दक्षिण रूपसी में शीतलखवा नदी के तट पर सदियों से उत्पादित किया जाता है। तो ये जामदानी आपको यहाँ पर दी गई है, जो यहाँ पर ऐतिहासिक सोनारगांव शहर में जामदानी साड़ियाँ प्रकार यहाँ पर दिया गया है और सामग्री भी यहाँ पर दी गई है। कपास उत्पादक विधि, बुनाई, उत्पादन प्रक्रिया, शिल्प उत्पादन और उत्पत्ति का स्थान आपको नारायणगंज बांग्लादेश यहाँ पर दिया गया है। और आपको यहाँ पर ब्रोकेड भी दिया गया है। तो ये ब्रोकेड यहाँ पर दिखने में ऐसा लगता है, तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान से देखते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं। अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि पैठनी साड़ी किस राज्य से संबंधित है। ये क्वेश्चन SSC CGL प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यहाँ से पूछा गया था 2019 में।
तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर लगाते चलिए, जिसका सही उत्तर है यहाँ पर महाराष्ट्र। तो इस साड़ी का नाम महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद के स्थित पैठण शहर के नाम पर रखा गया है, जहाँ साड़ियों को हाथ से बुना जाता है। वे बहुत ही बेहतरीन रेशम से बने होते हैं और इसलिए भारत की सबसे महंगी साड़ियाँ है। यहाँ पर राज्य का नाम यहाँ पर दिया गया और मशहूर साड़ी यहाँ पर दी गई है। कर्नाटक की इकल साड़ी, तमिलनाडु की कांजीवरम सिल्क यहाँ पर दी गई है, महाराष्ट्र की पैठनी साड़ी और केरल की कस्बू साड़ी यहाँ पर दी गई है। आइए और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लेते। एक क्वेश्चन और यहाँ पर पूछा गया पैठनी साड़ी से ही, ये यहाँ पर SSC MTS 2020 में यहाँ से क्वेश्चन ये यहाँ से पूछा गया था। तो पैठनी साड़ी बुनाई उद्योग किस राज्य में है? तो यहाँ पर इसकी जो यहाँ पर व्याख्या दी गई, तो पैठानी साड़ी, इस प्रकार की साड़ी का नाम औरंगाबाद राज्य के पैठण शहर के नाम पर रखा गया है, जहाँ उसे हाथ से बुना जाता है। वह बहुत ही बेहतरीन रेशम से बुने होते हैं और इसलिए वे भारत की सबसे महंगी साड़ियाँ है। इसका नाम पैठण गांव के नाम पर रखा गया है, जिसमें इसे बुना जाता है। साड़ी में जरी, सोना या चांदी का काम होता है। यहाँ पर भारत के राज्य और पारंपरिक साड़ियों की सूची यहाँ पर दी गई है। आशा वाली पटोला जो गुजरात की यहाँ पर फेमस है। बलूचरी, बाटिक, गरद, जामदानी, डाकाई तांती ये पश्चिम बंगाल की स्थित। तो जामदानी ये कहाँ की है? यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा वो वहाँ पर पैठानी ना होकर जामदानी होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पश्चिम बंगाल की यहाँ पर प्रसिद्ध है। बनारसी चिकन जो उत्तर प्रदेश की यहाँ पर फेमस है। बोक कामई संबलपुरी ये उड़ीसा की यहाँ पर फेमस है। गुंटूर उपाड़ा वेंकटगिरी आंध्र प्रदेश। एरी सिल्क असम, पैठानी महाराष्ट्र और बांधनी या बांधेज ये गुजरात और राजस्थान की यहाँ पर फेमस है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों के डाउट्स थे वे आपके यहाँ पर, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन का जो आंसर यहाँ पर आपको लगाना है वह यहाँ पर जामदानी आपको लगाना है। पैठानी ये महाराष्ट्र की यहाँ पर स्थित है। मैंने आपको कांजीवरम भी आपको बता दिया और ब्रोकेड के बारे में भी मैंने आपको यहाँ पर बताया। कांजीवरम तमिलनाडु की यहाँ पर फेमस है। तो इस व्याख्या को आपको ध्यान से पढ़ते हुए चलना है और यहाँ पर मैं उम्मीद करती हूँ आपके सभी जो डाउट्स थे वे यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। तो आयोग के द्वारा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैठानी यहाँ पर आंसर उठाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आंसर होगा जामदानी। आइए बढ़ जाते हैं अपने अभ्यास प्रश्न की ओर। आज का अभ्यास प्रश्न है, कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी को खालिस्तान कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देंगे फेरीडा, पश्मीना, हेरिंगबोन या कसीदा। TGT 2019 और PGT 2006 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और आज की क्लास में जो आपके डाउट्स, अगर एक आध डाउट्स और भी रह गए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आपके डाउट्स क्लियर कराने की पूरी यहाँ पर कोशिश करेंगे। और जो भी अगर आपको यहाँ पर और भी टॉपिक यहाँ पर पढ़ना है वो भी आप हमें बता सकते हैं, ताकि हम उससे भी संबंधित या क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका स्कोर कितना, कितने क्वेश्चन आपको आते थे, कितने नए सीखने को मिले, ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में अगली क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना माता पिता का सम्मान कीजिए। क्लास देखने के लिए थैंक यू।